नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। वो क्यों नहीं करा पा रहे? जब हम गाय को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्यों नहीं करा पा रहे प्रोवाइड। तो प्योरिटी में आपको वहाँ पे सबसे पहले हवा साफ, पानी साफ और ध्वनि। ध्वनि का प्रदूषण बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। और पानी की जो पीएच वैल्यू है वो 6 लेडीज़ के लिए और 7 जेंट्स के लिए चाहिए। और हाई पीएच का वाटर आपको वहाँ पे अवेलेबल है। वो हमने जिस साइट को चुना है, जिस जगह को चुना है, वहाँ परमात्मा की दुआ से वो गंगा का किनारा और गाय के संगम के साथ बनने वाला है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। खेती वहाँ पे कौन कौन सी होंगी? अनाज होंगे, फलों के बाग होंगे, मसाले की खेती होगी, सब्जी होगी, गाय के लिए चारा होगा, गाय के गले में रस्सी नहीं होगी, वो विचरण करेंगी। कपास व सन की खेती की जाएगी, सन जिससे हम अपनी खाट वगैरह खुद बुनते हैं। चिकित्सक या मेडिसिनल प्लांट, जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होंगे, जो हमारा हीलिंग सेंटर होगा, तो वहाँ पे जिन चीज़ों से इलाज होता है वो मोस्टली जो उस वातावरण में हो सकती हैं वो उगाई जाएंगी। और राजस्थान हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और वहाँ पे मशरूम खेती, फूलों की खेती। और मैं आपका ध्यान चाहता हूँ देसी बीज। मैं कह रहा था ना जबकि कि आप अपने गांव में क्यों नहीं रह सकते, तो जो देसी अपना जो बीज है वो गांव में किसी किसान के पास है ही नहीं। किसी भी किसान से पूछो आप किसान हैं? हाँ ठीक है। हर तीसरे महीने बाद आप दुकान पे बीज लेने क्यों जा रहे हैं? आप तो खुद बीज को उगाने वाले हैं। अब वकील अपना केस किसी और से मतलब नाई अगर बाल दूसरे से कटवा रहा है वो समझ में आता है, लेकिन आप तो जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, आप बीज लेने क्यों जा रहे हैं? तो किसी भी किसान के पास, किसी गांव के पास अपने बीज नहीं है। तो 3 बीज की लड़ाई है। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, बहुत बड़ा है ये टॉपिक। सबसे पहला है खेती का बीज। आप आत्मनिर्भर, आपकी विल पावर तब स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके बीज आपके हाथ में है खेती के। दूसरे हैं, आपको गाय पे बहुत चर्चा हो रही है, गाय पे सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि नंदी का बीज आपके पास है? अच्छे नंदी हैं, अच्छे नंदी कहाँ हैं? हम गौ सेवा कर रहे हैं लेकिन नंदियों का पता नहीं, उनकी ब्रीडिंग का पता नहीं, उनके बीज का पता नहीं, जो कि पूरे इस गांव का पूरी अपनी अर्थ का जो भूमि है उसका जो खाना है वो देसी गाय का गोबर है। हम धरती के खाने की चिंता नहीं करेंगे तो धरती हमारे खाने की चिंता क्या करेगी? तो दूसरा बीज है आपका नंदी का बीज। और तीसरा बीज है मानव का स्वयं का बीज, जो कि आईवीएफ सेंटर इतने खोल रहे हैं। और अभी जो जनरेशन आ रही है, जिनको जो फूड प्रोडक्ट्स डेड जो पैकेट फूड हैं जो दिए जा रहे हैं, और आप जो मेरी बहनें हैं, आप देखें तो आप टमाटर को काटेंगे और उसको छोड़ देंगे किचन में तो छोटे छोटे काले काले मच्छर आना शुरू हो रहे हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड से उगाया हुआ टमाटर है। अब पहले होता था कि हमने टमाटर खाया, फेंक दिया, टमाटर उगाए, ऐसा नहीं होता। पपीते के साथ भी नहीं होता, आपने गौर नहीं किया है। अब ये बंद हो चुका है। तो जब हमारे खाने वाली चीज वो अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही है तो उसको जो खाएगा वो भी अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो 3 बीज हो गए। दूसरा, उस गांव में है तालाब। उस तालाब में कमल, जिसे हम देसी भाषा में गुट्ठा बोलते हैं, उसके नीचे एक वाइट कलर का होता है बड़ा, उसको हाई प्रोटीन फूड बोलते हैं। सिंगाड़े की खेती, मखानों की खेती। और वहाँ पे जो सबसे सुंदर दृश्य होगा कि जब तालाब होगा तो कुदरती जो पंछी हैं, साइबेरियन पंछी, जो आपके कैद करने से, पिंजड़े में करने से नहीं आएंगे, वो अपने आप आएंगे वहाँ पे जब आप तालाब को बनाएंगे। मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा घटक है, लेकिन कई साइंटिस्ट ने इस पर खोज की है। उनका लास्ट लाइन में बता देता हूँ ताकि टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो। उनका मानना यह है कि जिस दिन धरती से ये मधुमक्खी खत्म हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका जो संकट है वो आ चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मैं अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर किया वो है रसोई। बहुत बोरिंग और बहुत ही कम ध्यान दिए जाने वाला सब्जेक्ट समझा जाता रहा रसोई। आपको मालूम है कि आपको आपका शरीर
आपकी विल पावर, आपका सोच विचार कहाँ से खत्म किया गया? मैं आपका ध्यान वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ या हमारे अतिथि बोलेंगे या आप जो भी सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में जो थॉट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आप बोलोगे ब्रेन से आ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं कर दूं कि ब्रेन में कहां से आ रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा सोच विचार करेंगे कि भाई ब्रेन में कहां से आ रहे हैं। तो ब्रेन में 4 जगह से हमारे मैसेज आते हैं। एक तो जो जेनेटिकली मदर फादर ने हमको जैसे पैदा किया, वो कैरेक्टर, वो थॉट्स हमारे रहते हैं पीढ़ियों दर, जो हमारा चल के आ रहा है। हमें याद नहीं कि हमारी नानी की नानी कैसी थी, लेकिन हो सकता है मेरी नाक उनसे मैच करती हो। दूसरे हैं कि जन्म से लेके, गर्भ से लेके और अभी तक मैंने जो भी सुना, जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी समझा, उसके हिसाब से हमारे विचार क्रिएट होते हैं। तीसरा होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कैसे का रोल प्ले करता है, मैं इंसानों का उदाहरण देता हूं। जैसे मेरे सामने मेरे बड़े भाई हैं तो मेरी बातचीत अलग किस्म की होगी। आपके सामने आपकी सिस्टर आएगी तो आपकी बातचीत अलग किस्म की होगी। आपके सामने आपके पति या पत्नी जब आएगी तो आपकी बातचीत बदल जाएगी। तो यानी कि आप सेम हैं, आपका माइंड सेम है, जैसे जैसे सामने वाला कैरेक्टर बदल रहा है आपके थॉट बदल रहे हैं। ऐसे ही आपका प्लास्टिक का घर है, थॉट बदल जाएंगे। कंक्रीट का बना हुआ हाउस है, आपके थॉट बदल जाएंगे। मंदिर में जा रहे हैं, थॉट बदल जाएंगे। और आप डांस क्लब में जा रहे हैं, थॉट बदल, यानी कि आपका परिवेश भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और चौथा पॉइंट जिसके लिए मैंने ये इतनी कहानी गढ़ी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरी जो फूफा है उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। इस हॉल में प्लास्टिक पेंट है तो है, मैं चेंज नहीं कर सकता। तो बहुत हद तक हम अपना परिवेश चेंज कर सकते हैं, अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं। जो हम चेंज कर सकते हैं वो है हमारा खाना। बुजुर्ग कहते थे कि जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। वो बड़ी देसी भाषा में समझाते थे। उसका साइंटिफिक कहना ये है कि आपका जो खाना है वो एक इंटेलिजेंस है। यानी आप खाना नहीं खाते, एक दिमाग खाते हैं। कैसे खाते हैं? जैसे गेहूं का दाना है। अब गेहूं के दाने को कैसे पता है कि मुझे कब बड़ा होना है, किस मौसम में रंग बदलना है, कब दूध आएगा बाली में, कितनी बाल निकलेंगी, कितने दाने निकलेंगे, ये इंटेलिजेंस, ये दिमाग उसको कौन दे रहा है? तो आप जिस दाने को खाओगे यानी कि आपने वो दिमाग खाया। तो ऐसे ही हम दही खा रहे हैं या जो कुछ भी खा रहे हैं, तो हम करोड़ों अरबों माइंड खाते हैं, और वही माइंड हमारे माइंड को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो यदि मैं नकारात्मक माइंड, उलझे हुए माइंड, जटिल माइंड या डिस्ट्रॉयड माइंड या डेड माइंड्स खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी। और ये जीता जाता मतलब उदाहरण इसका मैं ही हूँ कि जब खान पान बदलता है रसोई में तो क्या क्या चमत्कारी परिणाम होते हैं। ये बात आपको नहीं पता थी, आपके हस्बैंड को नहीं पता थी, लेकिन उन कंपनियों को जरूर पता थी कि अगर इनको सबसे पहले इनका आत्मबल, इनकी सोच विचार खत्म करनी है तो इनकी रसोई पे हमला करना पड़ेगा। और सबसे पहला हमला हुआ हमारी बहनों पे, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार थे हम खुद। जो हमने, क्योंकि परिवार बड़े बड़े होते थे तब तो चल जाता था, दौरानी जेठानी सब मिलकर कर लेती थी। परिवार छोटे कर लिए और हम रेस्टोरेंट की तरह बस ऑर्डर देते रहे, तो उनको खाना बनाना हो गया मुश्किल। फिर कंपनियों ने कहा कि बहन जी ये ले लो, एल्युमिनियम का पतीला बहुत जल्दी साफ हो जाता है, उन्होंने वो ले लिया। बहन जी ये ले लो, कहाँ ढूंढती पड़ोगी मसाले, चिकन मसाला अलग, मटन मसाला अलग, पनीर मसाला अलग, सांभर मसाला अलग, चना मसाला अलग। उनके काम को आसान करते रहे। बोला बहन जी आपके हाथ काले पड़ रहे हैं राख से, एक्टिवेटेड चारकोल जिसको बोला जा रहा है, आप ये ले लो विम बार, और इतनी जल्दी जल्दी बर्तन धोना कि कुछ ना कुछ विम बार छूट जाए, जो आपके पति परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं वो खाने के साथ थोड़ा बहुत विम बार जाना चाहिए। तो हम विम बार से लगा हुआ खाना खाते ही खाते हैं। उनके काम को आसान, और हम थे बाहर, हमने रसोई में इतनी सी भी जहमत नहीं उठाई। और जो लोग अपनी वाइफ का, बहन का, माँ का हाथ बटाते हैं, हम उन जेंट्स को घरेलू, बीवी का गुलाम, जोरू का गुलाम, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, जबकि वो सबसे अच्छे लोग हैं। क्योंकि रसोई में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी रसोई डिस्टर्ब मैं कर दूं, आपके विचारों को कंट्रोल कर सकता हूं। पूरे विश्व ये मान गया है कि किसी को भी कंट्रोल करना, उसका फूड कंट्रोल कर लो। एक शेर सर्कस में कुत्ते जैसा नाचता है,
क्यों? क्योंकि उसका फूड कंट्रोल वो मास्टर करके बैठा है। तो मुझे अगर आपको कंट्रोल करना है, इस कंट्री को कंट्रोल करना, मैं सबसे पहले आपका फूड कंट्रोल करूंगा। और वो फूड कंट्रोल हुआ हमारी रसोई से, हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे जहर, रिफाइंड का मीनिंग क्या है? सारे पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, 10th पास हूं ओनली। ऐसे ऋषि मुनियों से नहीं मिलता तो मैं भी बस जिंदगी जिए जा रहा था। रिफाइंड का मतलब होता है एक बार जो चीज यूज हो गई उसको दोबारा कचड़े से उठाओ फिर फाइंड करो। और वीडियो क्या दिखाया जाता है एड में? रिफाइंड मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नो, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल ये हमारे लिए नहीं है, मैदा नहीं है। तो हमारे 5 सफेद जहर जो हमारे किचन में छोड़ दिए वो नहीं होने चाहिए। और रसोई बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो जो अपना गांव पे लौट के आता हूं कि अपने गांव की जो रसोई होगी, सात्विक रसोई होगी, वैदिक रसोई होगी, उसकी पूरा एक साइंस है। खाना आप नहीं बना पाओगे। जो हमारी बहनों का जो सब्जेक्ट था होम साइंस, पता नहीं किसने गायब कर दिया। पहली बात तो उनको एजुकेशन में वो चीज़ें दी जा रही हैं जो नहीं दी जानी चाहिए, और वो होम साइंस जो था वो खत्म ही हो गया। पहले तो वैसे तो था भी वो गलती। तो एक साइंस है, उसके आधार पे वैदिक रसोई बनेगी, सेंट्रली रसोई होगी वहाँ पे, और कुछ जो एक्सपर्ट होंगे उस गांव में, जैसे जो फर्स्ट 100 जो लोग अच्छे परिवार जो वहाँ पे बसेंगे, उसमें जो साधु संत जो ऋषि मुनि हैं जो जैसे दिशा निर्देश देंगे कि मिट्टी के बर्तन बनना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, दूध कौन सा होना चाहिए, सेंधा नमक होना चाहिए, या हमारा जो वाटर जिसमें खाना बनना है वो कैसा होना चाहिए, तो वो एक हाई एनर्जी का फूड बनेगा। उस एनर्जी के खाने को अगर आपने खाया तो यकीन मानिए कि आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको एक ऐसे परमानंद की अनुभूति होती है। और मैं वो फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं सोच के जोश में आ जाता हूँ। और दूसरा है कि जब हमारा कहते हैं ना कि हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद हमें आनंद चाहिए होता है। आनंद के लिए उस गांव में क्या होगा? पार्क होंगे घूमने के लिए, खेत होंगे आपके, फूलों से सजी हुई क्यारियां होंगी, बाग होंगे, और आपका ट्यूबवेल होगा। स्विमिंग पूल नहीं कि जिसमें केमिकल डालते हैं पानी को साफ रखने के लिए, फिर वो आपके रेसेस वगैरह जो स्किन डिसीज़ वगैरह होती हैं वो सब, वो स्विमिंग पूल डेड वाटर है, बहता हुआ पानी। तो जो ट्यूबवेल्स होगा, पहले वो थोड़ा सा चित्र खींचता हूँ कि बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का होगा, फिर वो छोटा होगा, फिर उसके बाद वो तालाब में चला जाएगा। और उस आपका मंदिर होगा। मंदिर और मस्जिद, कब्बाली, गुरुद्वारा, ये सिर्फ एक नाम देना था, वो मैंने दिया है। बट वहाँ पे होगा क्या कि शाम को सारे लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से डांस करेंगे और गाएंगे। तो जब आपको एक दिन में रोज नाचने को दिया जाए, वो मजबूरी वाला डांस नहीं कि जीजा जी प्लीज और जीजा जी ने बस ऐसे ऐसे कर दिया, वो नहीं। जब आप हाई एनर्जी का खाना खाते हैं ना, आप नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड गेम्स होंगे, क्योंकि सब एक विचारधारा के लोग हैं। दूसरा है हीलिंग सेंटर होंगे, और तरह तरह से हीलिंग किया जाता है, वो डॉक्टर जितेंद्र आपको कवर करेंगे। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और योगा वगैरह से आपको हील किया जाएगा। गलती से बीमार, वैसे तो फूड ऐसा है कि आप बीमार होने के चांस नहीं हैं। एजुकेशन के लिए वहाँ पे हमारी बात आर्ट ऑफ लिविंग और एस्कॉन वालों से चली है कि वो एक गुरुकुल की व्यवस्था करके देंगे, और अगर वो नहीं भी करके देते हैं तो हमारे साथ जो अतिथि हैं उनके दिशा निर्देश पे हम एक ऐसा गुरुकुल कि वहाँ के जो बच्चे होंगे, यकीन मानिए कि वो जॉब मांगेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, वो पूरे विश्व को नौकरियाँ देंगे, और इतने बलिष्ठ आत्मबल से भी होंगे, शारीरिक बल से, मार्शल आर्ट के वो एक्सपर्ट भी होंगे। एनर्जी अपनी खुद की होगी। आपका जो दिल्ली है वो वैसे मैं अगर पूछूं आपसे सॉरी कि रोबोट में और इंसान में क्या फ़र्क है, तो रोबोट बिजली से चलता है। डॉक्टर सदाना हमारे साथ हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज बहुत कम समय मिला, इसलिए हम आपको, तो वो साइंटिस्ट हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां डॉक्टर सदाना के लिए। तो हमारी जो एनर्जी है वो हमारे पास होगी। एनर्जी हमारे पास होगी बायोमास की, बायोगैस की, सोलर की और मस्क्यूलर एनर्जी की। ये वर्ड मैंने पहली बार डॉक्टर शिवदर्शन मलिक से सुना था, मस्क्यूलर एनर्जी, जिसको हम बहुत बेस्ट कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो बड़ा काफ़ी मज़ा आएगा। और लास्ट में है
कि खाना हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आपने पैसा लगाया वो भी 10 गुना हो गया, सारी चीज़ें हो गई। कर्जे का क्या करोगे? जो कर्जा आपने अपनी माँ से लिया, जो धरती से लिया, जो हवा आपने दूषित की किसी भी कारण से, वो मैंने भी की है, मैं कोई अछूता नहीं हूँ, सब कर रहे हैं। लेकिन मौका कैसे होगा? सेवा द्वारा। जितनी हमसे गलतियां हुई हैं, अगर हम वापस सेवा में आते हैं तो सेवा में 2 सबसे बड़ी सेवा हैं जो हमने चुनी है और जो अपना गांव में विद्यमान है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कोई बताएगा? माँ बाप की सेवा। और जिसमें एक रिसर्च है कि, माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानना, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड इलीट क्लास हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा वृद्धा आश्रम है। तो हमें सबसे बड़ी सेवा जो मुझे इस पृथ्वी पे लाया है, बात की बात है कि मैंने क्या देखा, क्या सीखा, आई एम वेल एजुकेटेड, सब बकवास है। जब आप अर्थ पे आएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से आए हैं, उसकी सेवा बनती है। तो माँ बाप की सेवा का प्रथम उद्देश्य ये मुझसे छूट गया था। मेरे भाई का सबसे बड़ा, अगर उसमें, जैसे मैं गाय के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे उनका सबसे बड़ा जो मन है वो है कि बुजुर्ग के चेहरे पे हंसी देखना, और इतनी हंसी देखना कि वो शहर में अपने बच्चे को फोन करे कि भाई साहब आपने कॉटेज गांव लेके छोड़ दिया है, यहां आओ, आनंद की नदियां बह रही हैं। तो जब शुक्रवार को, शनिवार को आप अपने बच्चों को लेके वहां जाएंगे तो दादा आपका आपसे ज़्यादा एनर्जी में मिलेगा आपको, और आप शर्म महसूस करेंगे कि वो जीवन आप नहीं जी पा रहे हैं जो आपके मदर फादर जी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी सेवा है, वो है हिंदू धर्म में कहते हैं कि सारे भगवानों की अगर आपको इकट्ठी पूजा करनी हो, आपने देखा होगा शिव की पूजा, दुर्गा की पूजा, हनुमान जी की पूजा, अगर सारी पूजा एक जगह करनी हो और भगवान भी कैलेंडर और मूर्ति में आपको चाहिए नहीं, तो आपके पास आज भी कलयुग में एक भगवान जो साक्षात आपके सामने घूम रहे हैं, और उसका नाम है, नाम लेने के बाद मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस प्रांगण को थोड़ा सा होलिस्टिक, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाएंगे। उस भगवान के स्वरूप का नाम है हमारी देसी गाय। एक बार जोरदार तालियां देसी गाय के लिए। हमने इसकी मैं अगर गाय पे बोलूँगा तो ये तौहीन होगी, क्योंकि मैं भारत गोपाल रत्न बूटा सिंह जी से सुनना चाहता हूँ। और दूसरा है कि इस सारी चीज़ों के बीच में, सेवा के बीच में, रसोई के बीच में, एजुकेशन, मेडिटेशन सेंटर, योगा, सारा कुछ है वहाँ पे। आपका घर भी है उसके बीच में, सिर्फ खेती नहीं है, सिर्फ गांव नहीं है, आपका घर है, और उस घर को हम बनाएंगे प्राकृतिक संसाधनों से। सस्टेनेबल हाउस, जिसमें बंबू हाउस और गौ क्रीट हाउस। दिस इज अ पेटेंट टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड बाय डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। एक बार जोरदार तालियां। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप ईंट को जब देखेंगे वो मिट्टी से और गोबर से बनी है, देसी गाय के गोबर से। मैं गोबर नहीं कहूँगा क्योंकि गोबर होता ही देसी गाय का है। तो गौक्रीट का जो बना हुआ घर है, आप एक बार उसमें अगर कभी आपको मौका मिले तो भिवानी में आश्रम है डॉक्टर साहब का, वहाँ पे आप जाइएगा और उस रूम में बस आप देखिए कि टेम्परेचर का अंतर, फीलिंग का अंतर, खुशबू का अंतर कितना आ जाता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रैम्ड अर्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए मड हाउस। तो ये 3 टेक्नोलॉजी हैं, और भी कई टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब के पास हैं। उन पे बेस्ड हम वहाँ पे आपका घर बनाएंगे। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और बस इतनी सी बात कह के कि मैं रुकूंगा। अपना ही गांव, अपना ही घर, अपने कन्हैया, अपने हलधर, अपना ही बाग, अपनी खेती,
अपनी अपना ही दूध अपनी रोटी, टूबल अपना बहता पानी, अम्मा बाबा की सेवा, नाना नानी, मंदिर अपना, ध्यान अपना, मस्ती अपनी, ज्ञान अपना, अपनी बिजली अपनी ही इलाज, अपनी बिजली अपना ही इलाज, कल को बचाएगा अपना ये आज। और अंत में आप मेरे साथ होंगे, अपनी ही धूप अपनी ही छाँव, अपने ही लोग अपना ही गांव। सबका सपना है अपना गांव, अपना गांव, अपना गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपके सामने हमारे सबसे पहले मुख्य अतिथि जो कि ब्रेन साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने ब्रेन से रिलेटेड कई ऐसी तकनीकी उन्होंने बनाई हैं, और हमारे मेडिटेशन में, ध्यान में, नेचुरोपैथी में वो हमारे को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आवाज़ देना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र, ब्रेन साइंटिस्ट। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो गांव में कैसी शिक्षा और कैसी टेक्निक ब्रेन से जुड़ी होंगी वो हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। धन्यवाद सर। जी, तो सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा प्रश्न से एक अपनी इस बात को शुरू करना चाहूँगा कि थोड़ा इमेजिन कीजिए कि एक बहुत अच्छा रोबोट आपको कोई फ्रेंड गिफ्ट कर गया। वो जो आपने सोचा होगा अब तक उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, आपके सारे काम करता है। वो खाना बनाता है, खाना खा भी लेता है आपका, नहाना धोना, कपड़े, सब कुछ जो भी आपके ऑफिस का काम है, मैसेज पढ़ना, रिप्लाई करना, सब कुछ करता है मान लो। और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि उसको चार्ज नहीं करना पड़ता। वो शायद अपना गांव में रहने वाला रोबोट होगा कि उसको चार्ज नहीं करना, वो हवा से चल रही है, धूप लग गई तो ठीक है, नहीं तो धरती पे खड़ा है वो चार्ज हो गया। मतलब चार्ज नहीं करना, तो ऑन ऑफ करने का भी चक्कर नहीं है, वो ऑन हो गया। उसको इंस्ट्रक्शन दो कि ऐसा करो, वो कर देगा। तो फ्रेंड आया, उसने आपको रोबोट गिफ्ट किया और कई सालों में मिले थे, उसके सारी बातचीत की। हम बाकी ज़्यादा डिटेल में उससे पूछना भूल गए और वो बोला कि अब चलता हूँ मैं, 10 साल बाद मिलेंगे शायद अगर हुआ तो, और वो चला गया। उसने एक लाइन बता दी कि भाई इसको ना ठीक से इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो थोड़ा तेज बोलने लग जाएगा, बस, और कोई चक्कर नहीं है। ऑन ऑफ तो चक्कर ही नहीं है उसका। ठीक है जी, तो चले गए, कांटेक्ट है नहीं, 10 साल बाद आएंगे मित्र तो हमारे। तो बैठा है रोबोट, हमने कहा हाँ भाई चाय बना के लाओ। शुरू हो गया, मालिक ठीक से इंस्ट्रक्शन दो, मालिक ठीक से इंस्ट्रक्शन दो। चाय भी नहीं बना रहे तो हमने कहा यार थोड़ा धीरे बोल लो। फिर और जोर से हो गया, वो गलत इंस्ट्रक्शन है, जोर से बोलेगा वो, मालिक ठीक से इंस्ट्रक्शन दो, मालिक ठीक से इंस्ट्रक्शन दो। फिर हम सोच रहे हैं यार ये तो गड़बड़ होगी। उसके बाद हमने कहा कि कुछ खाना बना लो बढ़िया सा। वो इंस्ट्रक्शन फिर ठीक से नहीं दी गई, फिर जोर से बोलने लग गया। अब रात होगी, हमने कहा भाई साहब सो जाओ और सो जाने दो। वो और जोर से बोल रहा है, मालिक ठीक से इंस्ट्रक्शन दो, ठीक से इंस्ट्रक्शन दो। अब पड़ोसी आके कि भैया क्या शोर मचा रखा है, हमें सोने दो। हम देख रहे हैं ऑन ऑफ करने का बटन भी नहीं है, डाउन भी होना हो, चार्ज भी चलता रहेगा, होता रहेगा। तो अब ये बताएं कि इतना यूजफुल और पावरफुल मशीन थी, वो अब समस्या बन गई है या समाधान है?